फटे हुए कपड़ों में आई बूढ़ी सास को बहू ने नौकरानी समझकर घर से धक्के मारकर निकाला। लेकिन जब उस बुढ़िया ने अपनी असली पहचान बताई तो बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवाएं इतनी तेज थी कि बड़ों बड़ों का दिल सहम जाए। शहर के सबसे पौष इलाके में बने विलासिता विला के विशाल लोहे के गेट पर एक बूढ़ी औरत ठंड से ठिठुर रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी। उसके हाथ में एक पोटली थी जो बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी। उस आलीशान बंगले के अंदर एक शानदार पार्टी चल रही थी। यह घर था शहर के मशहूर कपड़ा व्यापारी हरीश और उसकी पत्नी मालिनी का। मालिनी, जो अपने आधुनिक ख्यालों और रुतबे पर बहुत घमंड करती थी, अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। वह हीरो का हार पहने रेशमी साड़ी में लिपटी हुई किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। तभी नौकर ने आकर डरते हुए कहा, मेम साहब, बाहर गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है, कह रही है कि वो हरीश साहब की दूर की बुआ है और बहुत मुसीबत में है। मालिनी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और शर्मिंदगी महसूस की। उसने गुस्से में कहा, इस बारिश में कौन आ गया मरने? कह दो कि साहब घर पर नहीं है और कुछ पैसे देकर रफा दफा करो। मेरे मेहमानों के सामने कोई भिखारी नहीं आना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह बूढ़ी औरत, जिसका नाम कावेरी देवी था, लड़खड़ाते कदमों से हॉल के मुख्य दरवाजे तक आ पहुंची थी। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद सभी अमीर मेहमान नाक भौं से कोड़ने लगे। मालिनी तेजी से उसकी ओर लपकी और चिल्लाई, अरे तुम अंदर कैसे चली आई? देखो, तुम्हारे गंदे पैरों से मेरा इटालियन मार्बल खराब हो गया। कौन हो तुम और क्या चाहिए? कावेरी देवी ने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, बेटी, मैं हरीश की बुआ हूँ। गांव में बाढ़ आ गई थी, मेरा सब कुछ बह गया। सुना था भतीजा शहर में बड़ा आदमी बन गया है, सोचा बुढ़ापे में सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। मालिनी ने घृणा से उनकी ओर देखा और बोली, रिश्तेदारी जोड़ने का यह नया तरीका है? तुम जैसी औरतें पहले घर में घुसती हैं और फिर चोरी करके भाग जाती हैं। रामू, इसे अभी बाहर निकालो। तभी वहां हरीश की छोटी बहू सुधा आ गई। सुधा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और घर के संस्कारों को बहुत महत्व देती थी। उसने जैसे ही उस बूढ़ी औरत को कांपते हुए देखा, उसका दिल पसीज गया। उसने दौड़कर कावेरी देवी को सहारा दिया और बोली, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए इनकी हालत, ये ठंड से कांप रही हैं। अगर ये सच में हमारे परिवार से हैं तो हम इन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। मालिनी ने सुधा को आंखें दिखाई और ताना मारा, हाँ हाँ, तुम तो वैसे भी गरीबों की मसीहा बनती हो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है सेवा करने का तो ले जाओ इसे सर्वेंट क्वार्टर में। लेकिन खबरदार, अगर ये मेरे ड्राइंग रूम में दोबारा दिखी तो। और हाँ, इसे फटे पुराने कपड़े दे देना, मेरे घर का स्टैंडर्ड खराब मत करना। सुधा ने कावेरी देवी को सहारा देकर उठाया और अपने कमरे की ओर ले गई। मालिनी अपनी सहेलियों की ओर पलटी और हंसने हुए बोली, माफ करना दोस्तों, ये छोटे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आजकल के ज़माने में तो किसी पर भरोसा करना ही मुश्किल है। सुधा ने कावेरी देवी को न सिर्फ गर्म पानी से नहलाया बल्कि अपनी अलमारी से एक सूती साड़ी भी निकाल कर दी। उसने उन्हें गर्म खाना खिलाया और उनके पैरों के तेल की मालिश करने लगी। कावेरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू, तुम्हारी जेठानी हमेशा ऐसे ही बात करती है क्या? तुम बुरा नहीं मानती? सुधा ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं काकी, दीदी दिल की बुरी नहीं है, बस उन्हें साफ सफाई और अनुशासन ज़्यादा पसंद है। आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी देवी ने मन ही मन सोचा कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असल परीक्षा तो अभी बाकी थी। अगले 2 दिन तक कावेरी देवी उसी घर के सर्वेंट क्वार्टर में रही। सुधा चोरी छिपे उनकी सेवा करती, जबकि मालिनी जब भी उन्हें देखती तो नौकरों की तरह डांट देती। एक दिन दोपहर को मालिनी ने घर पर एक कीर्तन रखा था। शहर की कई नामी महिलाएं वहां बुलाई आई थी। मालिनी ने जानबूझकर कावेरी देवी को बुलाया और सबके सामने आदेश दिया, सुनो बुढ़िया, जरा सबके जूतों को लाइन से लगा दो और वहां कोने में बैठकर देखना कि कोई चप्पल चोरी ना हो जाए। तुम्हारे लिए यही काम ठीक है। कावेरी देवी चुपचाप उठी और चप्पलों के पास बैठ गई। यह दृश्य देखकर सुधा का मन रो पड़ा, लेकिन वह अपनी जेठानी के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि घर में कलह हो जाती। तभी मालिनी की एक अमीर सहेली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मालिनी, तुमने तो बुढ़िया को एकदम सही काम सौंपा है। आजकल नौकर मिलते कहाँ हैं? अच्छा है कोई फ्री में काम कर रहा है। सब जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां आप तक पहुंचती रहे। शाम को घर में एक हंगामा हो गया। मालिनी का हीरे का कंगन गायब था। उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया। उसने नौकरों की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसकी नज़र कोने में बैठी कावेरी देवी पर पड़ी। मालिनी शेरनी की तरह उन पर झपटी और उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। मुझे पहले ही शक था, तुम ही ने चुराया होगा। तुम जैसी गरीब औरतें और क्या कर भी क्या सकती हैं? सच सच बताओ, कंगन कहाँ है, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मालिनी चिल्लाई। कावेरी देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, बहू, मैंने चोरी नहीं की है। मैंने जीवन में कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया।
चुप कर झूठी। मालिनी ने हाथ उठाया ही था कि सुधा बीच में आ गई। सुधा ने कावेरी देवी के आगे ढाल बनकर कहा, दीदी बस बहुत हो गया। आप बिना सबूत के काकी पर हाथ नहीं उठा सकती। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, काकी ने चोरी नहीं की है। मालिनी ने सुधा को धक्का दिया और कहा, तू तो चुप ही रह। तेरी वजह से ही यह चोर हमारे घर में घुसी है। आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी। तभी दरवाजे पर एक पुलिस जीप और उसके पीछे दो काली लग्जरी कारें आकर रुकी। कार से सूट बूट पहने 3 वकील और पुलिस कमिश्नर उतरे। मालिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि शायद हरीश ने पुलिस को बुलाया है। वह दौड़कर बाहर गई और बोली, इंस्पेक्टर अच्छा हुआ आप अंदर आ गए। अंदर उस बुढ़िया को गिरफ्तार कीजिए, उसने मेरा कंगन चुराया है। पुलिस कमिश्नर ने मालिनी की बात को अनसुना कर दिया और सीधे कावेरी देवी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने जो किया उसे देखकर मालिनी और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कमिश्नर ने झुककर कावेरी देवी के पैर छुए और हाथ जोड़कर कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। आपकी गाड़ी और सिक्योरिटी बाहर तैयार है। मालिनी को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। उसने हकलाते हुए पूछा, कमिश्नर साहब आप इस भिखारन के पैर क्यों छू रहे हैं?" तभी उस वकीलों में से एक सबसे वरिष्ठ वकील ने एक फाइल खोली और गंभीर आवाज में कहा, मिसेज मालिनी अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आप जिनके बारे में बात कर रही हैं वो कावेरी टेक्सटाइल्स ग्रुप की मालकिन और 5,000 करोड़ के साम्राज्य की चेयरमैन श्रीमती कावेरी देवी हैं। यह आपके पति हरीश की बुआ नहीं बल्कि सगी मौसी हैं, जिन्होंने हरीश को बचपन में पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। हरीश जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था दौड़ कर आया और कावेरी देवी के चरणों में गिर पड़ा। मौसी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, इतने साल हो गए थे। कावेरी देवी ने हरीश को अपने से दूर हटा दिया। अब उनके चेहरे पर लाचारी नहीं बल्कि एक मालकिन का तेज था। उन्होंने मालिनी की ओर देखा जो अब थर थर कांप रही थी। कावेरी देवी ने भारी आवाज में कहा, मैं यहाँ कोई मदद मांगने नहीं आई थी हरीश, मैं तो बस यह देखने आई थी कि जिस व्यापार और संपत्ति की वसीयत मैं तुम दोनों के नाम करने वाली थी, क्या तुम लोग उसके लायक भी हो या नहीं। मुझे लगा था कि तुम दोनों ने शहर में रहकर तरक्की की है, लेकिन तुम लोग तो इंसानियत ही भूल गए। मालिनी रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। मौसी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके रुतबे को नहीं जानती थी। कावेरी देवी ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कड़े शब्दों में कहा, यही तो तुम्हारी गलती है मालिनी। तुमने मेरा सम्मान इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं गरीब हूँ। अगर मैं हीरो से लदी होती तो तुम मेरी आरती उतारती। जो इंसान गरीबी देखकर अपना व्यवहार बदल ले वह कभी बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने सुधा को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। इस घर में अगर कोई अपनी दौलत है, असली दौलत है, तो वह यह बहू है जिसने एक अनजान फटीहाल बुढ़िया में भी माँ का रूप देखा, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। कहानी के इस रोमांचक अंत की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कावेरी देवी को मालिनी को माफ़ करना चाहिए? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। कावेरी देवी ने वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने फाइल में से नए कागजात निकाले। कावेरी देवी ने सबके सामने ऐलान किया, आज से मैं अपनी कंपनी की 60% हिस्सेदारी और यह शहर वाला बंगला अपनी छोटी बहू सुधा के नाम करती हूँ। हरीश और मालिनी तुम दोनों को कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन सिर्फ कर्मचारियों की तरह। तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई खानी होगी ताकि तुम्हें पता चले कि पसीना और गरीबी क्या होती है। मालिनी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे अपने अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वही सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, मौसी जी मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कावेरी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दौलत नहीं जिम्मेदारी है बेटी, और मुझे यकीन है कि जिसके पास इतना बड़ा दिल है वही दूसरों का भला कर सकती है। जाते जाते कावेरी देवी ने मालिनी को वह खोया हुआ कंगन दिया जो सोफे के कुशन के नीचे दबा हुआ था। उन्होंने कहा, यह कंगन तो वही था, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया था। याद रखना, ऊंचे महलों में रहने से कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंची सोच इंसान को ऊंचा बनाती है। कावेरी देवी अपनी शानदार कार में बैठकर चली गई, लेकिन उस दिन उन्होंने उस घर के हर सदस्य को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था, नैतिक शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के बाहरी रूप या रंग या कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। समय कब करवट ले ले और कौन किस रूप में आपके सामने खड़ा हो यह कोई नहीं जानता। अहंकार इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जबकि विनम्रता और सेवा भाव ही असली धन है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, चाहे वे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही भावनात्मक और पारिवारिक कहानियाँ लेकर आते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।